हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पड़ोसी देश में नुपुर शर्मा के समर्थन पर उतरे लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर नुपुर शर्मा का धड़ अलग कर देंगे कहने वाला मुस्लिम धर्म गुरु हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां हमें बहुत सारे भारतीय हथियार मिले, सीमा विवाद के लिए भारत है जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, चीनी रक्षा मंत्री का दुनिया के सामने बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, भारत को गिराने की बहुत बड़ी कोशिश चाइना ने की है। दोस्तों बताएंगे पूरा बयान आखिर क्या दिया है भारत के खिलाफ। और इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहाँ पर बताएंगे आज का भारत है, मोदी का भारत है, कोई देश हम पर दबाव नहीं बना सकता। बताएंगे दोस्तों केंद्रीय मंत्री का बहुत बड़ा बयान। और इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर वो दिन दूर नहीं जब भारत टॉप 5 देशों में शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी के लिए अमित शाह जी ने खुद कही है ये बात। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ 1 जुलाई से लागू होंगे नए लेबर कोड, काम के घंटे, सैलरी ऑफ और पीएफ में होंगे बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है लेबर कोड। जी हाँ दोस्तों, और तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के पड़ोसी देश में नुपुर शर्मा के समर्थन में अब उतरे लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे। जी हाँ, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और हिंदू धर्म के समर्थन में पड़ोसी देश नेपाल में बड़ी रैली का आयोजन किया गया। दोस्तों नेपाल में रह रहे हजारों हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़कों पर रैली निकालना शुरू कर दिया। ये रैली राजधानी काठमांडू के अलावा बीरगंज, पीरगंज और अन्य शहरों में भी आयोजित की गई। जी हाँ दोस्तों, इस बीच जय हिंदू, जय हिंदुत्व और जय श्री राम जैसे नारे लगे। जी हाँ, रैली में जो हिंदू शिव और राम का नहीं वो किसी काम का नहीं जैसे पोस्टर भी देखने को मिले हैं। दोस्तों आप फोटोज पिक्चर देख पा रहे होंगे। बीरगंज में रैली के बीच एक हिंदू संत को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हिंदू आस्था से के खिलवाड़ होने पर वो भी चुप्पी साध कर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी हिंदू धर्म को गाली दी गई, हाल ही में पाकिस्तान में शिव मंदिर को तोड़ दिया गया, फिर भारत की घटना को लेकर मुस्लिमों ने गुंडागर्दी किया, अब वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल कर अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसमें भी कुछ जिहादी अड़ंगा डाल रहे हैं। हिंदू समर्थकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में दोस्तों हर एक देश भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि दोस्तों बहुत से देश भारत के सपोर्ट में भी खड़े हैं। और इसके लिए नेपाल जिस प्रकार से दोस्तों नुपुर शर्मा के समर्थन में आया है, इसके लिए आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो दोस्तों। काफी बड़ी खबरें हैं आपको हम आगे बता रहे हैं। दरअसल नुपुर शर्मा का धड़ अलग कर देंगे कहने वाला मुस्लिम धर्म गुरु हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम धर्म गुरु आदिल गफूर गनई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। जी हाँ, और ये गिरफ्तारी भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का कोशिश के बाद हुआ है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था दोस्तों, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जी दरअसल मुस्लिम धर्म गुरु आदिल गफूर गनई ने गुरुवार को बीते 9 जून को डोडा जिले के भद्रावाह की एक मस्जिद से भड़काऊ भाषण दिया था। यहाँ आदिल गफूर गनई ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि इनको तो हवा भी हमारी बरकत से मिलती है, इनको जो दरियाओं से पानी मिलता है वो भी हमारी बरकत से ही मिलती है, वरना इनका वजूद क्या है। अगर सरकार अजान का विरोध करने वालों, हिजाब का विरोध करने वालों की गर्दन नहीं पकड़ती है तो हम उन लोगों की गर्दन काट देंगे। वो नुपुर शर्मा क्या, उनके सर कहीं और धड़ कहीं और मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद के बाहर मुस्लिम धर्म गुरु लोगों को उकसाते हुए सुने गए थे दोस्तों, और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, जहाँ पर उस मुस्लिम धर्म गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और ऐसे में ऐसे लोगों के साथ दोस्तों जो दो समुदायों में भड़काने और आगजनी कर
करवाने की कोशिश करे दोस्तों, लड़वाने की कोशिश करे और गृह युद्ध करवाने की कोशिश करे, ऐसों के खिलाफ क्या सजा सरकार को देनी चाहिए दोस्तों? कमेंट करके आप लोग सुझाव सजेशन जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीनी रक्षा मंत्री का दुनिया के सामने भारत को लेकर बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कहा हमें बहुत सारे भारतीय हथियार मिले, सीमा विवाद के लिए भारत जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बता दें भारत को गिराने की बड़ी साजिश अब चाइना ने रचने की कोशिश की। जी हां, चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने लद्दाख में सैन्य गतिरोध के लिए भारत को दोषी ठहराया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि चीन और भारत पड़ोसी हैं और उनके लिए अच्छे संबंध रखना समझदारी है। चीनी रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है कि उन्हें भारतीय पक्ष के स्वामित्व वाले बहुत सारे हथियार मिले हैं। हालांकि उन्होंने इन हथियारों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। जनरल वेई फेंग ने कहा कि भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर की 15 दौर की वार्ता भी की दोस्तों, और दोनों पक्ष इस क्षेत्र में शांति के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ा और झूठा आरोप दोस्तों भारत पर चाइना वर्ल्ड स्तर पर लगातार नजर आ रहा है दोस्तों, वो भी हथियारों को लेकर। यानी कि उनका कहना है कि हमें भारतीय पक्ष के स्वामित्व वाले बहुत सारे हथियार मिले हैं, उन्होंने लोगों को चीनी क्षेत्र में भी भेजा है। यानी दोस्तों, इससे बड़ा इल्जाम किसी देश के खिलाफ आखिर क्या ही हो सकता है दोस्तों, जो वर्ल्ड स्तर पर जा करके भारत की खिलाफी कर रहा है दोस्तों। ऐसे में चाइना को क्या जवाब देना चाहिए भारत को? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। भारत को सीधा झूठा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है चाइना। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पुंछ में माइन ब्लास्ट में सेना के 2 जवान हुए घायल, पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी कर दिए गए ढेर। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में रविवार को नियंत्रण रेखा यानी LOC के समीप बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हो गए दोस्तों। तो वहीं पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। जी हां दोस्तों, वहां की पुलिस ने रविवार को इसकी बड़ी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया है कि पुंछ जिले में LOC के समीप बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हो गए। बताया गया है दोस्तों कि जब ये सैनिक बालाकोट क्षेत्र में जंगल में लगी आग बुझाने में व्यस्त थे, तभी बारूदी सुरंग फट गई, जो घुसने यानी घुसपैठ रोधी अवरोध प्रणाली का हिस्सा थी। अधिकारियों के मुताबिक घायल जवानों को अस्पताल लेकर जाया गया। आग की वजह का तत्काल पता नहीं चल पाया है दोस्तों, लेकिन भीषण गर्मी एवं वर्षा न होने के कारण जम्मू क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। बहुत बड़ी खबर, इधर पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया दोस्तों। इसी के साथ इस साल अब तक घाटी में मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बहुत बड़ी खबर, पीयूष गोयल का बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों। कहा आज का भारत मोदी का भारत है, कोई देश हम पर दबाव नहीं बना सकता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जिसमें हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की ताकत है। ऐसे मजबूत भारत पर कोई भी देश किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है। भारत किसी दबाव में अब निर्णय नहीं लेता है। जी हां दोस्तों, पीयूष गोयल की ये टिप्पणी G33 मंत्री स्तरीय बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान आई, जहां उनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सतत विकास लक्ष्यों के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साझा हितों के विभिन्न मुद्दों पर भारत के रुख को प्रस्तुत किया दोस्तों। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आज का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत, आज का आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की ताकत है। ऐसे भारत पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। भारत किसी दबाव में अब निर्णय नहीं लेता है। आज का भारत देश हित में है, जनहित में है, गरीबों, किसानों, युवाओं के हित में, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए पूरे विश्व के हित में जो फैसले लिए जाएंगे उसके साथ चलेगा। जी हां दोस्तों, इसके साथ उन्होंने कोरोना काल में कुछ देशों के नकारात्मक रवैये की भी जमकर आलोचना की दोस्तों। लेकिन ऐसे में पीयूष गोयल की एक एक बात का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? हां या ना में जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल वाला खबर बताने वाले हैं दोस्तों, जहां WTO की बैठक से पहले भारत का बड़ा कदम, 3 बातों को मानने से भारत ने किया इनकार, जबकि 80 देश आए भारत के साथ। जी हां दोस्तों, 164 सदस्यों वाले विश्व व्यापार संगठन बोले तो WTO की मंत्री स्तरीय बैठक रविवार से जिनेवा में शुरू हो चुकी है दोस्तों। इस सम्मेलन से पहले भारत ने संगठन के 3 मसौदों, मछली पकड़ने, कृषि और कोविड वैक्सीन पेटेंट पर असहमति जाहिर की है। विकसित देशों के खिलाफ इन 3 मसौदों पर भारत
भारत का साथ देने 80 देश एक साथ सामने आए हैं दोस्तों, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों कि भारत आज जिस स्थान पर खड़ा है दोस्तों, शायद ही इतनी जल्दी कोई और देश खड़ा हो पाएगा। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 114 नए फाइटर जेट्स, 96 विमान बनेंगे भारत के अंदर ही। जी हां, भारतीय वायुसेना के बेड़े में बहुत जल्द 114 लड़ाकू विमान शामिल होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स की ओर से यह जानकारी दी गई है दोस्तों। IAF की तरफ से बताया गया है कि इनमें से 96 फाइटर जेट्स तो भारत में ही निर्मित होंगे, जबकि 18 विमान विदेश से आयात किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये खरीद आत्मनिर्भर भारत मिशन को एक पुश देगी। जी हां, धक्का देगी। मीडिया के खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना की बॉय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया योजना के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस डील के तहत भारतीय कंपनियों को एक विदेशी विक्रेता के साथ साझेदारी करने की अनुमति होगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक की है और उनसे मेक इन इंडिया परियोजनाओं को अंजाम देने के तरीके के बारे में पूछा है। यानी कि दोस्तों अपना भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर दोस्तों अग्रसर पहले से ही है और तिगनी स्पीड से दोस्तों अग्रसर होती नजर आ रही है। ऐसे में अपना भारत आत्मनिर्भर भारत कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया यूक्रेन वार को लेकर बड़ी खबर दोस्तों, जहां कोई नहीं जानता कि रूस यूक्रेन युद्ध कब तक चलेगा। 108 दिन के बाद भी जेलेंस्की के पास कोई जवाब नहीं है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि कोई नहीं जानता कि उनके देश में युद्ध कितने समय तक चलेगा। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों का मुकाबला कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि उन्हें डोनबास क्षेत्र में रूसी सैनिकों को रोकने के लिए लड़ रहे यूक्रेन के अपने समकक्षों और रक्षकों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि याद रखें कि मई की शुरुआत में उन्होंने डोनबास पर कब्जा करने की किस तरह से उम्मीद की थी। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये युद्ध का 108वां दिन है और युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में विफल रहने के बाद रूस ने बड़े पैमाने पर रूसी भाषी डोनबास के हिस्सों के अलावा देश के दक्षिण तट पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ऑकस समझौते की कीमत चुका रहा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस को देगा 4500 करोड़ रुपए का हर्जाना। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बियों की खरीद का समझौता तोड़ने के कारण मुआवजा देने पर हामी भर दी है दोस्तों। इस समझौते के एवज में ऑस्ट्रेलियाई सरकार फ्रांस की नेवल ग्रुप को 585 मिलियन डॉलर का हर्जाना देगी। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल पनडुब्बियों के बेड़े के निर्माण के लिए फ्रांसीसी नेवल ग्रुप के साथ 90 अरब डॉलर का समझौता किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बियों की लालच में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस समझौता कर लिया। इससे फ्रांस के साथ पनडुब्बियों की डील एक तरफा तरीके से टूट गई। इससे लेकर फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया से कड़ी नाराजगी भी जाहिर की थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी जी के लिए अमित शाह ने कही बात, कहा वो दिन दूर नहीं जब भारत टॉप 5 देशों में शामिल होगा। जी हां, शाह ने 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान केवल 45 दिन में चिकित्सीय ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना बढ़ाया जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान पुनः स्थापित किया है। अमित शाह जी ने INS खुखरी युद्ध स्मारक सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के 3 सेकंड के भीतर प्रमाण पत्र मिल गया, जबकि विकसित देशों में भी लोगों को समय समय पर अपना कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जी हां दोस्तों, साथ में उन्होंने ये तक कह दिया है दोस्तों कि जिस हिसाब से भारत अभी चल रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत टॉप 5 देशों में शामिल होगा। क्या आप मानते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमित शाह जी के बात का समर्थन करेंगे? क्या आपको भी लगता है मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत टॉप 5 में टॉप 1 पर होगा? जी हां दोस्तों, मानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो। अगली खबर की बात करें, जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान और लीबिया के साथ खड़ा हुआ भारत भी अमेरिका के खिलाफ जाकर आखिर क्यों दिया ईरान का साथ। जी हां, पिछले कुछ महीनों में भारत बार बार साबित कर रहा है कि क्यों
उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और क्यों भारत की विदेश नीति पर ना तो अमेरिका और ना ही पश्चिमी देश अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा लाए गए एक अहम प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग से गैर हाजिर रहकर ईरान की न सिर्फ बहुत बड़ी मदद कर दी है, बल्कि भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उसकी विदेश नीति गुट निरपेक्ष सिद्धांत का ही पालन कर रही है। पाकिस्तान और लीबिया के साथ भारत उन 3 देशों में शामिल हो गया है जिसने IAEA में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के ना तो समर्थन में और ना ही विरोध में वोट किया, बल्कि भारत वोटिंग से गैर हाजिर रहा। भारत के अलावा पाकिस्तान और लीबिया भी ईरान के मुद्दे पर वोटिंग से गैर हाजिर रहे और ईरान की आलोचना करने वाले प्रस्ताव से परहेज किया। ईरान के खिलाफ IAEA ये प्रस्ताव को अमेरिका के द्वारा लाया गया था, जिसका समर्थन फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने किया था और भारत को लेकर सबकी निगाहें जमी थी कि क्या भारत ईरान के मुद्दे पर भी रूस जैसा ही फैसला करता है या फिर अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करता है। जी हां दोस्तों, ईरान की सरकार अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ टकराव की स्थिति में चली गई और इस सप्ताह IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक के दौरान भारत के मत को तेहरान के लिए समर्थन के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों, और इसके गुट निरपेक्ष के पुनर्मूल्यांकन के रूप में देखा जा रहा है। भारत, पाकिस्तान और लीबिया के अलावा केवल 3 देशों में से एक था। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत ने दोस्तों दिखा दिया है कि भारत की नीति स्वतंत्र नीति है दोस्तों, विदेश नीति, और ऐसे में भारत किसी का गुलाम नहीं और भारत पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं डाल सकता। बहुत बड़ी बात दोस्तों, और ये वाकई दोस्तों सच होता नजर आ रहा है कि आने वाले समय में भारत विकसित देश हो जाएगा दोस्तों, विकासशील से। मानते कि नहीं आप लोग, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पैगंबर विवाद पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की बड़ी कोशिश। जी हां दोस्तों, एक टीवी बहस के दौरान निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद पाकिस्तान एक बार फिर भारत को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है दोस्तों। डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर ने इसकी बड़ी सूचना दी है। 60,000 से अधिक ट्विटर यूजर का विश्लेषण किया गया, उनमें से अधिकांश गैर वेरीफाइड यूजर थे जिन्होंने विभिन्न हैशटैग के साथ भारत के खिलाफ आग उगलने की कोशिश की। आपको बता दें दोस्तों कि विभिन्न देशों के 60,020 यूजर ने पाकिस्तान के 7100 से अधिक हैंडल के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की। जी हां दोस्तों, DFRAC के अनुसार पाकिस्तानी आर्य समाज सहित कई मीडिया घरानों ने गलत खबरें चलाई थी कि ओमान के भव्य मुफ्ती ने भारतीय उत्पाद के बहिष्कार की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की आलोचना की थी और सभी मुसलमानों को इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा था, लेकिन उनका बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड शुरू करने का दावा भ्रामक है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ताइवान को लेकर अमेरिका और ड्रैगन में बढ़ा तनाव, चीन के रक्षा मंत्री ने दी बड़ी चेतावनी, कहा हम युद्ध करने से पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में ठन गई है दोस्तों। अमेरिका लगातार ताइवान पर चीन के बल प्रयोग की निंदा कर रहा है, तो वहीं चीन अमेरिका को युद्ध की धमकी देने लगा है दोस्तों। चीन ने सख्त लहजे में अमेरिका को चेतावनी दी है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, अगर अमेरिका बीजिंग को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने सिंगापुर में आमने सामने की बैठक की दोस्तों। इसी बैठक के दौरान चीन ने ताइवान को लेकर अमेरिका को तीखी चेतावनी दे डाली। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन को लोगों को रूस में बसाने की क्या बड़ी तैयारी है। जी हां, यूक्रेनियों को रूसी पासपोर्ट दे रही पुतिन की सेना। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध खत्म होता नजर नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। इसी बीच रूसी अधिकारियों ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसान के कब्जे वाले शहर के निवासियों को पासपोर्ट सौंपना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक विशेष कार्यक्रम में खेरसान के लोगों ने रूसी पासपोर्ट प्राप्त किया और ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब रूस युद्ध में घिरे खेरसान पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। खेरसान उन पहले शहरों में से एक था जिन पर रूसी सेना ने युद्ध के शुरुआती दिनों में विजय प्राप्त की थी। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेलिटोपोल एक और शहर है जहां यूक्रेनियों को रूसी पासपोर्ट देने का काम जारी है। अगली खबर की बात करें, जहां पर युद्ध पर चीन का बुद्ध ज्ञान, कहा शांति स्थापित करने के लिए भारत के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। जी हां, चीन का दोहरा चरित्र फिर दुनिया के सामने आ गया है दोस्तों। एक तरफ भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर स्थिति पहले से तनावपूर्ण बनी हुई है, ऊपर से लद्दाख सेक्टर में चीन आक्रामक नीतियों के
चलते लगातार संघर्ष वाली स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर चीन शांति स्थापित करने की बात कह रहा है। जी हां दोस्तों, दरअसल सिंगापुर में हो रही शांघरी ला वार्ता के दौरान चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने कहा कि भारत और चीन पड़ोसी हैं और अच्छे संबंध बनाए रखना दोनों देशों के हितों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण चीन सागर सहित क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का भी आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बात अगर शांति की हो दोस्तों और वाकई चाइना शांति चाहता हो तो भारत को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर चाइना आगे से किसी भी प्रकार की जरूरत करता है दोस्तों तो भारत छोड़ने वाला भी नहीं है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? और जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत में जले शहर पाकिस्तान को दिख रहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन और बल को यानी बल प्रयोग को बता रहा है अत्याचार। कहा हम भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान से जुड़े विवाद के कारण भारत के अलग अलग हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद बवाल देखने को मिला। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई दोस्तों। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया है। पाकिस्तान ने इस घटना की आलोचना की है। भारत में पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं पाकिस्तान को शांतिपूर्ण नजर आती हैं। पाकिस्तान का कहना है कि जो लोग शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, लेकिन दोस्तों जिन्होंने आगजनी की है, पत्थरबाजी की है, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने कोई बयान नहीं दिया दोस्तों। वो उसके लिए शांतिपूर्ण लगता है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान कितना बड़ा हितैषी है भारतीय मुसलमानों का। ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर चला बुलडोजर। जेएनयू में हुआ विरोध प्रदर्शन, क्या है इसका कनेक्शन? जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चलाने के विरोध में रविवार को जेएनयू में विरोध प्रदर्शन किया गया। साबरमती हॉस्टल से शुरू हुए इस प्रदर्शन का आयोजन जेएनयू छात्र संघ द्वारा किया गया दोस्तों। जावेद की बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू की पूर्व छात्रा है। जी हां दोस्तों, प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुलडोजर के सहारे विरोध की आवाजों को दबाना चाहती है। इसके लिए खासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के नोटिस लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग से ये सवाल है दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गलत कर रही है दोस्तों या बिल्कुल ठीक कर रही है? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा दोस्तों। देखते क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां नुपुर शर्मा को मिला काशी के संतों का साथ, कर दिया अब ये बड़ा ऐलान। जी हां, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला अभी तक गरमाया हुआ है। यही नहीं दोस्तों, देश भर में उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन के बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस बीच मामले में नुपुर शर्मा को संतों का साथ मिला है दोस्तों। संतों ने साफ तौर पर कहा है कि नुपुर शर्मा को धमकी देने वालों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। इसके साथ ही संतों ने कहा कि शुक्रवार को जिस तरह से हिंसा हुई है उसके बाद अब संत समाज चुप नहीं बैठेगा और सड़कों पर उतरेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार को काशी धर्म परिषद की बैठक में शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसा पर संतों ने नाराजगी जताते हुए घटना की निंदा की है दोस्तों। इस बैठक में संतों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि ऐसी अराजकता फैलाने वालों और उनके पीछे के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अयोध्या में कोर्ट को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी, सुरक्षा में पुलिस बल हुई तैनात। जी हां, यूपी के संवेदनशील जिलों में शुमार अयोध्या के फैजाबाद कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। उसके बाद पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। ये धमकी किसी की साजिश है या शरारत, इसको लेकर जांच की जा रही है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूपी हिंसा मामले में अब तक दर्ज हुई है 13 एफआईआर और 304 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रयागराज में हुई है गिरफ्तारी। अगली खबर की बात करें, जहां गांव के लोगों को योग के लिए करे प्रेरित, पीएम मोदी जी ने देश की सभी ग्राम पंचायतों को लिखी है चिट्ठी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में भारत ने ग्राम स्वराज और पंचायतों के सशक्तिकरण में नए मुकाम हासिल किए हैं। उन्होंने देश भर में गाँव के सरपंचों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य हासिल करने, जल संरक्षण करने और आने वाले योग दिवस को विशेष बनाने का आह्वान भी कहा दोस्तों। सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के कुछ दिनों बाद देश भर में सरपंचों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों का उल्लेख किया है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर 1 जुलाई से लागू होंगे
नए लेबर कोड, काम के घंटे, सैलरी और पीएफ में होंगे ये बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 1 जुलाई से 4 नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी में है। नए लेबर कोड लागू होने के बाद देश के हर उद्योग और दफ्तरों में बड़े बदलाव दिखेंगे। सबसे खास बात यह है कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारी के काम के घंटे, हाथ में आने वाली सैलरी और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में भी बदलाव दिखेगा। रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सरकार 1 जुलाई से नए लेबर कोड लागू करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। नए लेबर कोड का असर दिहाड़ी, तनख्वाह, पेंशन और ग्रेचुइटी जैसी सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, स्वास्थ्य, काम के घंटे, छुट्टियां आदि पर दिखाई देंगी। जी हां दोस्तों, नए सैलरियों पर भी असर पड़ेगा दोस्तों, पीएफ पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये बताना अभी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां दिल्ली में गर्मी का सितम, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। आखिर कब होगी बारिश? जी हां, देश के ज्यादातर राज्यों में अब भी गर्मी का सितम जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भीषण लू चलेगी। 2 दिनों के बाद इसके कम होने की संभावना जताई गई है। दक्षिणी राज्यों में मानसून के पहुंचने के बाद लोगों को राहत मिली है। वेदर मैन के मुताबिक पश्चिमी तट के साथ के स्थानों पर अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लेकिन फिर भी भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं हम आप सबके लिए बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप सबके लिए बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।